हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 11 मैथमेटिक्स के बुक आरडी शर्मा को। तो यहां पर सिर्फ आरडी नहीं करेंगे, हम आरडी के साथ साथ हम सारे अनसॉल्व आरडी के तो करेंगे ही, एनसीईआरटी के भी करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी खत्म करेंगे। तो हम सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स के साथ साथ पैरेलली क्वेश्चंस चलेंगे अपन आरडी के और एनसीईआरटी के। तो उनकी एक्सरसाइजेस को हम खत्म करते हुए, फिर जितने भी अनसॉल्व्ड हैं सबको खत्म करते हुए, एंड फाइनली हम लास्ट जब चैप्टर एंड करेंगे तो इसमें जितने आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे पहले के, उनको सबको खत्म कर लेंगे। तो कोई भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं चलेगा भाई, नहीं छूटेगा इसमें, ये बिल्कुल आपसे वादा है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं भाई तो बहुत अच्छी बात है, अपन इसको कंटिन्यू करिए आप, और नहीं देखे हैं अगर तो पहले उन वीडियोस को देख कर आइए, वरना आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो भाई अभी तक हमने क्या कर लिया था, तो सेट्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने देख लिया था सेट होते क्या हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, भाई रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, एंड देन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और देन फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट देखे थे, हमने सबसेट्स को पढ़ा, पावर सेट को पढ़ लिया, और उनसे रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं सॉल्व। ठीक है, आरडी शर्मा की भी और एनसीईआरटी की भी। तो अब हम आते हैं भाई अपने नए टॉपिक पर, नए कंसेप्ट्स पर। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इनको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो भाई अब आ चुके हैं अपन वेन डायग्राम्स पर। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्यों होते हैं। तो भाई किसी भी चीज को अगर पिक्चर्स में जाकर आप इमेजिन करो तो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। किसी भी चीज की अगर इमेज आप देख पा रहे हो, या वीडियोस, तो खैर अब नया आ गया तो अब सारी चीजें वीडियोस के थ्रू समझ में आने लगी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी हम देखा जाए कि थ्योरेटिकली कुछ चीज बताई जा रही है आपको, एल्जेब्रिकली कोई चीज सॉल्व करवाई जा रही है आपको, अगर उसी चीज को आप विजुअलाइज कर पाओ, पिक्चर्स के फॉर्म में अगर उसको देख पाओ आप, तो आप कितने इजीली उसको समझ सकते हो, आप खुद जानते हो। तो वेन डायग्राम का जो भाई मतलब वेन डायग्राम जो इवॉल्व हुआ, ये क्यों हुआ, तो ये तभी हुआ भाई जब लोगों को ये लगा कि भाई सेट्स को समझने के लिए अब पिक्चर्स की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले यूलर ने ये बताया कि भाई क्लोज्ड कर्व के अंदर के जो पॉइंट्स होंगे उनसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसी आइडिया को फॉरवर्ड थोड़ा सा लेकर गए कौन, हमारे वेन। ठीक है, तो इसलिए ये जो डायग्राम्स बनते हैं इनको वेन यूलर डायग्राम बोलते हैं। लेकिन फिर हम यूलर बेचारा जिसने सबसे पहले शुरुआत करी थी, उसके कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा भूल जाते हैं और सिर्फ क्या बोलने लगते हैं, वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो इसको वेन यूलर डायग्राम भी बोलते हैं या फिर वेन डायग्राम बोलते हैं, जहां पर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एक रेक्टेंगल के अंदर या एक क्लोज्ड कर्व के अंदर सारे पॉइंट से, एंड देन उसके सबसेट्स को, उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्लोज्ड कर्व के अंदर पॉइंट से, और वो जो यूजुअली जो वो क्लोज्ड कर्व होता है उसको हम सर्कल के फॉर्म में लेते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं भाई कि अगर हमें वेन डायग्राम बनाना होता है तो जनरली हम क्या बोलते हैं, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है, इसको हम यू लिखते हैं। ठीक है, वी नहीं यू है, वापस से लिख देता हूं। और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कि इस प्लेन के अंदर आप जितने भी पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मतलब कि इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी हो, ये इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे ये, इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे। ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर इसके कुछ सबसेट्स भी होंगे। तो उन सबसेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन सबसेट्स को हम यूजुअली बार बार मैं बोलूंगा क्योंकि भाई कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जनरली बुक में देखने को मिल जाते हैं, जनरली ऑफनली नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपके सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम इसी से, मतलब सर्कल से ही सॉल्व होंगे। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सर्कल बनाते बनाते आप थक जाओगे, बट उस क्वेश्चन का एक सही आंसर आप निकाल नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी सर्कल के अलावा कोई और शेप भी यूज करना पड़ता है, बट ज्यादातर वो क्वेश्चन कभी देखने को आपको कम ही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यूजुअली वर्ड का यहां पर यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम बोलेंगे सबसेट जो है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक सर्कल से। तो इनके अंदर मान लो एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट जो थे ए और बी वो उसके सबसेट्स थे, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल एक क्लोज्ड कर्व के अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं, ये एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सेट के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस क्लोज्ड कर्व के अंदर है,
और इसके अंदर जो इसके सबसेट्स आएंगे उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ पॉइंट जो होंगे वो ये भी कंटेन करेंगे। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेके 10 तक, ए सेट जो है वो है 1 2 4 6, बी जो है वो है 4 6 7 8। तो आप बोलोगे ये जो पॉइंट्स हैं इन सेट के अंदर आप कैसे दिखाओगे, तो यहां आप बोलोगे भाई कि ए में कौन कौन से आ रहे हैं, तो ए में आ रहे हैं 1 2 4 6, बी में कौन से आ रहे हैं, तो 4 6 7 8। तो भाई 4 6 दोनों में आ रहे हैं, तो ये कौन से पोर्शन पे आएंगे, तो भाई ये इस पोर्शन पे आएंगे, जो कॉमन पोर्शन है दोनों का, ओवरलैपिंग वाला। ठीक है, ए में और कौन सा आ रहा है, तो 1 और 2, बी में और कौन सा आ रहा है, तो 7 और 8। अब इनको क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी अपन पढ़ेंगे सब कुछ, अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सारे पॉइंट्स को। इनके अलावा कौन से पॉइंट बने भाई, 1 2 4 6 7 8 तो आ गए भाई। 1 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3 तो है नहीं यहां पर, तो 3 कहीं बाहर होगा। 4 के बाद 5 आता, तो 5 कहीं बाहर होगा। 7 8 तो आ गए हैं, 6 भी आ गया, लेकिन 9 और 10 नहीं आया, तो 9 कहीं बाहर होगा, 10 कहीं बाहर होगा। तो भाई यूनिवर्सल सेट के सारे पॉइंट जो थे वो इस रेक्टेंगल के अंदर थे, और इनके जो सबसेट थे वो अपन ने उनको सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और जो जो पॉइंट्स उन सर्कल में आ रहे थे, जो जो एलिमेंट्स उन सेट्स में आ रहे थे, उनको मैंने इस सर्कल के अंदर पॉइंट्स में मेंशन कर दिया। तो ये क्या हो गया भाई, ये जो हमारे ऐसा रिप्रेजेंटेशन सेट का, उसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, वेन डायग्राम के थ्रू, जो कि हमें समझ में आ रहा है अब ज्यादा अच्छे तरीके से। यहां पर विजुअली इसको मैं क्या कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और यही होते हैं आपके वेन डायग्राम। क्लियर है, ये क्या बोल रहे हैं, एक नजर इस पे भी अपन थोड़ी सी लगाते हैं भाई। तो समटाइम्स पिक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल इन आवर थिंकिंग। यही बात है कि भाई कुछ कभी कभी जो फोटोज होती हैं, पिक्चर्स होती है, ज्यादा समझ में आता है हमको। सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन यूलर जो था, स्विस मैथमेटिशियन थे भैया ये, ठीक है, इन्होंने बोला था कि भाई आप क्या करोगे, एक सेट को पॉइंट्स इन अ क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में आप क्या करो, रिप्रेजेंट करो। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वैन, इनने इसी आइडिया को और फॉरवर्ड लेकर गए, इसको प्रैक्टिस में लेकर आया, और क्या बोला, दैट इज व्हाई द डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वैन यूलर डायग्राम, या फिर सिर्फ वैन डायग्राम। इन वैन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो सारे पॉइंट्स को जो कि अपन ने बनाया, एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स within the rectangle. If a set A is a subset of set B, then the circle representing A is drawn inside a circle. ये बताता हूं मैं क्या है, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल नहीं है and they have some common elements, then represents A and B. So वही बता रहा हूं मैं क्या चीज है कि अगर दो सेट्स इक्वल नहीं है और उनके कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और दो डिसजॉइंट सेट मतलब कि ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सारी चीजें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि भाई ये तो है आपका यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक सेट आ रहा है ए, और इसके अंदर एक इसका सबसेट है बी। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं भाई ये जो है आपका, ये है यूनिवर्सल सेट, ये बड़ा वाला सर्कल है ए सेट और छोटा वाला सर्कल है बी सेट। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं भाई 1 2 3 अप टू 10, ए में आ रहे हैं 2 4 6 8 10, और बी में आ रहे हैं भाई 2 4 6। तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि बी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे ए में भी प्रेजेंट हैं। मतलब कि आप क्या बोलोगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर बी ए का सबसेट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेन डायग्राम के थ्रू। तो आप बोलते हो भाई एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे ए का। बट अब हम ये देखते हैं कि यार बी के भी सारे एलिमेंट्स तो ए के ही अंदर है, यानी जो बी सेट का सर्कल होगा वो तो पूरा का पूरा ए के अंदर ही होगा। तो आप यहां पर बोलोगे जो ए में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कौन कौन से, 2 4 6 8 एंड 10। तो आपको यहां पर समझ में आएगा भाई कि
2 4 6 जो है वो तो बी में भी आ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो बी सेट है वो ए के अंदर आ रहा है, क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए। और बाकी बचे जो कुछ सेट और हैं वो उस एरिया में आ रहे हैं जिसको बी कवर नहीं कर रहा है और ए कवर कर रहा है, मतलब 8 और 10। और बाकी बचे जो सेट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, तो हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9, वो पूरे इस जगह पर कहीं पर भी घूमते रहेंगे भाई। तो आप बोलोगे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप किसको, जब B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, दो सेट्स हैं भाई A और B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन वी रिप्रेजेंट दिस बाय दिस काइंड ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, तो ऐसा रिप्रेजेंट करोगे आप। अब दूसरा केस जो उन्होंने बोला कि भाई ए और बी इक्वल नहीं, ए और बी अगर इक्वल होंगे तो क्या करोगे, ए और बी अगर इक्वल सेट्स हैं तो सेम सेट्स हैं, मतलब एक ही सर्कल ए के लिए भी होगा और वही सर्कल बी के लिए भी होगा, तो इसमें कुछ और करने की जरूरत है नहीं आपको। बट ए और बी अगर इक्वल नहीं होंगे तब आप क्या करोगे, ए और बी इक्वल नहीं है एंड बोथ हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, बोथ हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। तो यही चीज जो आपने देखी थी भाई, जो आपका पहला डायग्राम था उसमें यही तो था कि भाई ए और बी जो थे वो इक्वल नहीं थे, ए था 1 2 4 6 और बी था 4 6 7 8। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, यूनिवर्सल सेट है अपना 1 से लेकर 10 तक, ए और बी इक्वल नहीं है। बट ए और बी दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन हैं, कौन से 4 और 6, तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे, मतलब दोनों का आप सर्कल बनाओगे और दोनों थोड़ा सा पार्ट दोनों का जो होगा वो ओवरलैप होगा, मतलब एक दूसरे के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला पार्ट होगा। तो ये जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग पोर्शन होता है इसका, इसको और क्या बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आगे बताऊंगा आगे बताऊंगा, और आपको पता भी होगा वैसे कि क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा मैं सस्पेंस खोल रहा हूं भाई बहुत खास, लेकिन फिर भी अभी आप आगे पढ़ेंगे जब इस टॉपिक को तब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी क्या ये ओवरलैपिंग पोर्शन जो है ये हमें शो करता है भाई कि ए और बी में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हैं जब ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बोथ हैव some common elements। ए और बी इक्वल तो नहीं है लेकिन उनमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ हैं, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो उसको। क्लियर है। अब तीसरी चीज, when a is not equal to b and both don't have any common element, मतलब कि ए और बी जो है वो इक्वल भी नहीं है और उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट भी नहीं है, यानी कि वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये कौन से सेट कहलाते हैं भाई, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कैसे होते हैं भाई, ए और बी इक्वल नहीं होते हैं और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो इसको कैसे दिखाते हो आप वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में आप इसको शो करते हो कुछ इस तरीके से, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। सेट ए सेट बी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है भाई, सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो आप बोलोगे दोनों को आप ऐसे शो करोगे, दूर दूर के दो सर्कल, दोनों में कोई ओवरलैपिंग पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो ये होता है डिसजॉइंट सेट का रिप्रेजेंटेशन यूजिंग वेन डायग्राम। ये चीज यहां पर बोल भी रहे थे ये लोग, आगे दिखा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल दिखा भी रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं भाई। तो पहला हो गया, आपको पता है कौन सा, जब भाई बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा। दूसरा जो है जब ए और बी इक्वल नहीं होंगे लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है उसमें वो कैसे होंगे, कॉमन होंगे, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे। और तीसरा जब भाई दोनों एलिमेंट्स जो हैं, दोनों सेट जो हैं वो कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तब आप क्या बोलोगे कि इस केस में इस रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल बनेंगे जिसमें कोई ओवरलैपिंग पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा भाई, ऑपरेशंस ऑन सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे समझते हुए चलना। तो अब ऑपरेशन ऑन सेट, तो भाई सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन, उसके बाद होता है भाई इंटरसेक्शन,
ठीक है। तो यूनियन जो होता है वो क्या होता है, तो मैं अगर बोलता हूं आपको सबसे इजी लैंग्वेज में समझो आप, तो अगर मैं बोलता हूं इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 2 3 4, देन A यूनियन B, ये क्या होता है, जो U का उल्टा U का जो साइन है उसको मैं बोलता हूं यूनियन, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1 2 3 4। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, ये जो सेट बनेगा ये A और B दोनों के सारे ही एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, दोनों के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। अब जो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यहां पर 2 और 3 हैं जैसे यहां पर, या कोई भी कितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उनको एक ही बार लिखेगा ना भाई। सेट के अंदर वैसे भी रिपीटिशन का कोई सेंस तो है नहीं, तो कोई भी एलिमेंट कितनी भी बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखना आपको सिर्फ एक ही बार है। इसलिए आप जानते हो कि भाई यहां पर आप इसको जब लिखोगे 1 2 3, तो इस वाले 2 3 को दोबारा नहीं लिखेगा और इस 4 को लिख देगा, लेकिन यहां पर A और B दोनों के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। A के एलिमेंट 1 2 3 तो वो यहां पर प्रेजेंट है, B के एलिमेंट्स 2 3 4 तो वो भी यहां पर प्रेजेंट है। मतलब कि A यूनियन B का मतलब क्या होता है, इफ X belongs to A union B, then या X belongs to A union B implies that, मतलब X अगर कोई एक एलिमेंट है जो A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे X belongs to A और X belongs to B। मतलब कि A यूनियन B में 1 2 3 4 आ रहे थे, ठीक है। अब आप बोलोगे 1 एक एलिमेंट है जो A यूनियन B में आ रहा है, तो 1 जो है या तो वो A में होगा या तो वो B में होगा, तो यहां पर वो किस में है, A में है, ठीक है। 4 जो है या तो वो A में होगा या तो वो B में होगा, ठीक है। तो ऐसा या तो वो A में होगा या तो फिर वो B में होगा, या फिर वो दोनों में भी हो सकता है, या फिर वो दोनों में भी हो सकता है भाई। X बिलोंग्स टू A एंड B, और मतलब X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A एंड B, ऐसा भी हो सकता है। तो ये होता है यूनियन, ठीक है। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, यूनियन को एक बार पढ़ते हैं अपन। तो इन्हें बोला भाई इन द सेक्शन वी शैल इंट्रोड्यूस सम ऑपरेशंस, ठीक है, वो लोग करेंगे ऑपरेशंस। इंट्रोड्यूस तो कर दिया है उन्होंने, क्या, यूनियन ऑफ सेट्स, लेट A एंड B बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग ईदर टू A और टू B। वही चीज मैंने बताई आपको, X जो है वो या तो A को बिलोंग करता है या तो B को बिलोंग करता है, और टू बोथ A एंड B, या तो दोनों को बिलोंग करता है। यहां पर 2 और 4 जो आ रहे थे, 2 और 3 जो आ रहे थे, 2 3 जो थे वो दोनों को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू बोथ A एंड B, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं नोटेशन A उल्टा U, मतलब उल्टा U नहीं, सॉरी सीधा U, एंड B, ठीक है, तो सीधा U है ना, एंड रेड एज A यूनियन B, इट इज रेड एज A यूनियन B, इसको आप A यूनियन B बोलते हो टू डिनोट द यूनियन ऑफ A एंड B, ठीक है। अब ये क्या करता है, A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, वही जो चीज मैंने बताई आपको। X बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब ये आप बोल रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इस साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है इफ, या इफ एंड ओनली इफ, या फिर implies that and implies by। इसका मतलब होता है if and only if, या फिर implies that and implies by। क्लियर है। तो ये जो चीज है ये क्या बता रही है भाई, कि X belongs to A union B implies that X belongs to A और X belongs to B, and X belongs to A और X belongs to B implies that X belongs to A union B। कोई एलिमेंट जो है वो A यूनियन B में बिलोंग करेगा, तो आप बोल सकते हो कि या तो ये A में होगा या तो ये B में होगा, या फिर अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो या तो A में या तो B में है, तो वो A यूनियन B में भी होगा। और एक और बात यहां पर आपको सोचना है कि अगर, मतलब ये चीज तो आपने लिख दी, X अगर A यूनियन B में बिलोंग करता है, तो यहां पर इंप्लाइज दैट इंप्लाइज बाय रख दो कि इसका उल्टा भी ऐसा ही होता है। अगर मैंने बोला X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, अगर X जो है वो A यूनियन B को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा भाई कि X जो है वो A को भी बिलोंग नहीं करता होगा, एंड X जो है वो B को भी बिलोंग नहीं करता होगा। A और B दोनों को बिलोंग नहीं करता होगा X, तभी जो है वो उसके यूनियन में नहीं आ पाया। यहां पर ये जो एंड है ये क्या बोल रहा है कि भाई ये चीज जो है A में भी नहीं आ रही एंड B में भी नहीं आ रही साथ में। यहां पर क्या बोला था, या तो A में होगा या तो B में हो सकता है।
बट यहां की कंडीशन क्या है कि अगर x जो है वो a और b में बिलोंग नहीं करता है, a यूनियन b में बिलोंग नहीं करता है, तो आप बोलोगे कि x जो है वो a या b किसी में भी नहीं होगा। इसमें हम 100% श्योर हैं। आप बोलोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, दोनों कंडीशन एक साथ। ऐसा नहीं, या वाली बात नहीं है यहां पर है भाई कि एंड है, ऐसा होगा ही होगा। x a को भी बिलोंग नहीं करेगा और x b को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? तो ये होती है भाई यूनियन की बात। अब यूनियन का ये लोग एक डायग्राम बना रहे हैं, तो अपन भी बना लेते हैं भाई यूनियन का डायग्राम, और वो एग्जांपल जो अपन ने लिया था उसको देख लेते हैं एक बार। मैं बोलता हूं ए, चलो एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। ए जो है वो है 1 3 5 7, बी जो है वो है 2 4 6 8। ठीक है, तो अब यहां पर आप बोलोगे 8 2 4 6 8 लिख दोगे तो भाई डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। एक अपन बनाते हैं दूसरा 3 7 8 9। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा भाई कौन कौन से कॉमन है यहां पर, तो यहां पर है भाई 1 3 5 7 8 9। यहां पर 3 और 7 कॉमन थे, तो उन दोनों को आपने एक बार लिखा भाई, एक ही बार लिखेंगे, यूनियन में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप कैसे करोगे इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट, तो आप बनाओगे एक रेक्टेंगल, इसके अंदर बनाओगे 2 सर्कल्स, और वो दोनों सर्कल्स कैसे होंगे, ओवरलैपिंग, बिकॉज इनमें कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं ये है ए, ये है बी, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं भाई 3 और 7। तो आप यहां पर बोलते हो 3 7, ये कॉमन वाली जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 1 और 5, और इसमें आ रहे हैं 8 एंड 9, और बच कितने रहे हैं भाई, 1 के बाद 2 नहीं है तो 2 बच जाएगा कहीं पर, 3 के बाद 4 नहीं है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है, तो बाकी सारे नंबर बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, और यूनियन जो है ए और बी का, उसके अंदर आ रहे हैं 1 से लेके 9 तक, मतलब 1 3 5 7 8 9। तो अब यूनियन को आप शो कैसे करोगे, तो ये जो इसके पूरे दोनों सर्कल्स के अंदर का पूरा एरिया जो है, पूरा का पूरा एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये किसको डिपिक्ट करता है, क्या डिपिक्ट करता है, क्या शो करता है, तो ये करता है भाई पूरा का पूरा यूनियन। तो आप बोलोगे ये जो पूरा एरिया है, दिस शोज ए यूनियन बी। यहां पर जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो ए और बी के यूनियन में आएंगे, तो वो आ ही रहे हैं ऑब्वियसली, 1 3 5 7 8 9 सब आ रहे हैं ए और बी के यूनियन में, 1 3 5 7 8 9। क्लियर है? तो आगे चलते हैं भाई, यूनियन को ऐसे शो करते हैं आप लोग। ये लोग और क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भाई, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ऑल्सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। यहां पर इस पेज के ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपन को समझना है वो ये है कि भाई पहला है ये कि भाई ए यूनियन बी तो चलो ये दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट A is a subset of A union B and B is a subset of A union B। इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पर ये बोल रहा है A जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। तो यहां पर देखो एक बात, A यूनियन B क्या है, 1 3 5 7 8 9 आ रहा है, A में क्या आ रहा है 1 3 5 7, मतलब A के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ये बात कि भाई A जो होगा वो सबसेट होगा A यूनियन B का। और वैसे भी आपने डिफाइन क्या किया हुआ है, आपने डिफाइन किया हुआ है भाई कि ए यूनियन बी में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब एक्स ए को बिलोंग करता है या फिर एक्स बी को बिलोंग करता है। तो यानी कि ए और बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स को मिलाकर ही तो आपने ए यूनियन बी बनाया है। तो यहां आप साफ साफ बोल सकते हो कि ए जो होगा वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, एंड बी जो होगा वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वो क्या बोल रहा है, तो उसको भी देखते हैं भाई।
वो क्या बोल रहा है कि अगर दो सेट्स हैं ए और बी और ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी जो होगा वो बी के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैं बोलता हूं आपको यहां पर फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं ए जो है वो है 1 3 5, बी जो है वो है 1 2 3 4 5। तो अब अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो गलत तो होगा नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर क्या है, ए जो है 1 3 5 है और 1 3 5 जो है वो तीनों एलिमेंट्स 1 3 और 5 बी में प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलोगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब मैं बोलता हूं ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो हर वो एलिमेंट आएगा जो या तो ए में आता है या तो बी में आता है। तो या तो ए में आता है या तो बी में आता है, तो ए में आ रहा है 1 3 5 और बी में आ रहा है 1 2 3 4 5। तो आप बोलोगे कि भाई यहां पर सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में आ रहे हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि बी में तो ए के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, बी में ए के सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी ही प्रेजेंट है भाई। तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि भाई ए यूनियन बी किसके इक्वल हो रहा है? तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ए के सारे एलिमेंट्स 1 3 5 इसमें है, बी के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 भी इसमें है। तो इसमें सारे ही एलिमेंट्स आ गए और आपको ये समझ में आ गया कि ए यूनियन बी जो आ रहा है वो किस सेट के इक्वल आ रहा है? तो वो उस सेट के इक्वल आ रहा है जो भाई इन दोनों में से बड़ा सेट था। बड़ा सेट मतलब कि जो कि दूसरे का सुपर सेट था, मतलब बी के इक्वल। तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर इसका उल्टा होता, बी जो है वो ए का सबसेट होता, तो क्या होता? ए यूनियन बी ए के इक्वल हो जाता। तो जो सुपर सेट है दोनों में से उसके इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? चलो आगे चलते हैं। नहीं समझ में आई तो रिमाइंड करके एक और बार देख लेना। मुझे पता है, यकीन है कि इतने तेज हो आपकी समझ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, अब क्या है, इलस्ट्रेशन से ये देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे आगे के क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं उनको ये क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 3 5 7, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो भाई ये बहुत ही ईजी है, 2 सेकंड में आप बता सकते हो कि भाई ए में है 1 2 3, बी में है 1 3 5 7। अब ए जो है सबसेट तो है नहीं बी का। ठीक है, ए यूनियन बी कितना होगा? तो आप बोलोगे ए और बी के सारे एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। तो आने चाहिए भाई 1 2 3 5 एंड 7। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 7 भी आ रहा। तो 1 2 3 5 7 जो है वो क्या है? ए यूनियन बी है। क्लियर है ये बात? बहुत ईजी है। अब क्या भाई, इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 कैसा नंबर देगा वो अपन को? ये ऑड इंटीजर देगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू z है। 2n प्लस 1 मतलब 2 इंटू n होता है इवन, इवन में एक ऐड करोगे तो ऑड। ठीक है, अब यहां पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो ये कैसा देगा भाई? इवन इंटीजर्स। 2n क्या होता है? इवन इंटीजर्स। तो भाई a जो है वो सारे ऑड इंटीजर्स का एक सेट है, b जो है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n, जहां पर 2n क्या होता है? उसका मतलब होता है इवन इंटीजर्स। तो वो इवन इंटीजर्स दे रहा है हमको सारे, मतलब इवन इंटीजर्स का सेट है। तो आप बोलोगे कि भाई देन a यूनियन b, तो भाई यहां पर आपको पता है a जो है वो सारे ऑड इंटीजर्स हैं, b जो है वो सारे इवन इंटीजर्स हैं, ए यूनियन बी क्या होगा? तो भाई ऑड और इवन के अलावा कोई से इंटीजर होंगे क्या? या तो कोई नंबर 2 से डिवाइड होता होगा या तो नहीं होता होगा। दो में से एक चीज ही होगी भाई, कोई नंबर है वो 2 से या तो डिवाइड होगा या तो नहीं होगा। तो अगर उन दोनों को ही आपने एक सेट में मिला दिया तो आपको सारे के सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो यहां पर आप बोलोगे ए यूनियन बी जो है वो किसका सेट हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑल इंटीजर्स का सेट। ए यूनियन बी जो होगा वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा z के, जो कि z क्या होता है? सारे के सारे इंटीजर्स का सेट। क्लियर है? क्या बोला? तो इन लोग क्या बोल रहे हैं? ये भी यही बोल रहे हैं भाई, x इज एन ऑड इंटीजर यूनियन x इज एन इवन इंटीजर इज x इज एन इंटीजर मतलब z के इक्वल। ठीक, अब आगे क्या है भाई? इफ a1 a2 अप टू an इज एन इनफाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स हैं भाई आपके पास, देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय i इक्वल टू 1 से लेके n तक सबका यूनियन। i इक्वल टू 1
मतलब जब यहां पर 1 पुट करोगे तो A1 आ जाएगा पहला सेट, I इक्वल टू 2 होगा फिर तो यहां पर आ जाएगा भाई A2। और ऐसे जैसे अपन समेशन डिनोट करते हैं ना सिग्मा में, जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह आपने क्लास 10th 11th में किया होगा, तो जैसे समेशन में डिनोट करते थे आप I इक्वल टू 1 से n xi, तो वो क्या करते थे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसा करके आप इन्फिनाइट टाइम्स तक जोड़ते थे। यहां पर क्या हो जाएगा, उसी फॉर्म में अगर यूनियन दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है भाई वो समेशन होता था, ये यूनियन है, तो आप बोलोगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN तक सबका यूनियन ही ले लेगा। मतलब मान लो मैं 3 सेट बोल रहा हूं तो n की वैल्यू 3 है, तो ये क्या करेगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 उन तीनों का यूनियन ले लेगा। तो ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिले तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कि भाई कहां से आ गया ये, हमें समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है। सारी चीजें हमको पढ़ना भाई, कहीं पे भी टेंशन नहीं लेना है, कहीं पे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अगर आप सारी चीज इसको पढ़ोगे तो। मैं तो इवन ये भी बोलता हूं कोई बुक मत उठाओ, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स का कोर्स कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए। जेईई मेंस के भी कंसेप्ट टच कर रहे हैं अपन इसमें और उसके कुछ क्वेश्चंस भी टच करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो बिल्कुल, आप तो आराम से पढ़ते जाओ, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो, काफी है। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है भाई लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 B इक्वल्स टू 3 5 C इक्वल्स टू 4 7 8। A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, तो इन तीनों का यूनियन निकालना है आपको, आंसर मत देखना अभी, यहां पर देखो बस। तो क्या बोलूंगा मैं, A यूनियन B यूनियन C, तो ये हो जाएगा भाई 1 2 3 आ रहे हैं इसमें तो 1 2 3 लिख दो, 3 5 आ रहे हैं इसमें, 3 तो पहले ही आ चुका है तो सिर्फ 5 लिख दो, 4 7 8 आ रहे हैं इसमें से कोई सा भी पहले नहीं आया था तो सारा लिख दो। तो ये हो गया 1 2 3 5 4 7 8, 4 को पहले लिख दो 5 को बाद में लिख दो तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। 1 2 3 4 5 7 8, 6 नहीं आया बस इसमें, ठीक है। क्लियर है, इजी है बहुत। अब इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। तो यूनियन क्या होता था, दोनों सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स को अपन लिस्ट कर देते थे, जो एलिमेंट्स कॉमन आते थे उनको अपन एक ही बार लिखते थे, वो यूनियन होता था। अब यहां पर इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिस्ट करना है जो कॉमन आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं आपसे इंटरसेक्शन का साइन होता है ये उल्टा U, A इंटरसेक्शन B अगर मैं बोलूं आपसे, तो यहां पर आप बोलोगे कि अगर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब होता है X बिलोंग्स टू इंप्लाइज दैट इंप्लाइज बाय, लगा लो यहां पर X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। क्लियर है ये बात। तो यहां पर क्या बोलोगे आप, तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई अगर A इंटरसेक्शन B में X आ रहा है तो X जो है वो A में भी आएगा और B में भी आएगा, सब में X आएगा, दोनों में X आएगा। ऐसा X जो दोनों में आ रहा है, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आते हैं आपके इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलता हूं एग्जाम्पल A कितना है 1 2 3 4 और B कितना है, तो वो है 3 4 5 6, तो आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1 2 क्यों आ जाएगा, इनमें कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ 3 और 4 कॉमन है, तो आप बोलोगे इसमें आ जाएगा भाई 3,4। A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट आ रहा है 3,4, तो अगर मैं बोलूंगा 3 बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो आपको साफ दिख रहा है 3 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू B, दोनों में ही वो आ रहा है, ये एंड है, मतलब दोनों में आना कंपलसरी है और नहीं है। या वाला यहां पे फॉर्मूला नहीं चलेगा, या वाला काम नहीं चलेगा यहां पर कि एक में आ जाए या दूसरे में आ जाए और काम बन जाए। तो ये क्या है, एंड वाला है भाई, यहां पर ये दोनों में ही आ रहा है। क्लियर है ये बात। इसको अगर मैं वेन डायग्राम से देखने जाऊं तो आप क्या बोलोगे, ये आपका है यूनिवर्सल सेट, ये आपके दो सर्कल्स हैं, अब पिछला वाला जो एग्जांपल था अपना, कौन कौन से थे भाई वहां पर सेट्स 1 2 3 4 और 3 4 5 6, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं अपन,
मैं बोलता हूं ए जो यू जो है वो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स हैं। ए जो है वो क्या है 1 2 3 4 और बी जो है वो क्या है तो वो है 3 4 5 6। तो यू मतलब कि इस रेक्टेंगल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये यूनिवर्सल सेट है तो सारे के सारे एलिमेंट्स मतलब कि ये जो 1 से लेकर 10 तक है वो सब इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। अब इसके कुछ सबसेट्स हैं, कौन से, ए और बी। तो भाई 1 2 3 4 जो है वो ए के अंदर आएगा और 3 4 5 6 जो है वो बी के अंदर आएगा। तो मतलब 3 4 जो है वो दोनों के अंदर आ रहे हैं, मतलब वो इस कॉमन एरिया में होगा। यहां पर आ जाएगा भाई 1 2, यहां पर हो जाएगा 5 6 और बचा कौन सा 7 8 9 10, वो बाहर कहीं पर घूमते रहेंगे। तो आपका ये जो सेट है ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहां पर जो इंटरसेक्शन को शो कर रहा है वो कौन सा पार्ट होगा, तो ये वाला जो पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, ओवरलैप पार्ट है, ओवरलैप पार्ट, ये होता है इंटरसेक्शन बी, जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि आगे मैं बताऊंगा आपको कि भाई इसको क्या बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे अपन शो करते हैं इसको। ये है आपका वेन डायग्राम जिसके थ्रू आपने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं आगे, ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। तो intersection of sets, let A and B be two sets. The intersection of A and B is the set of all those elements that belong to both A and B. ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ, मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि A और B दोनों को बिलोंग करता है। The intersection of A and B is denoted by A intersection B, read as A intersection B। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब है x is such that x belongs to A and x belongs to B। x belongs to A intersection B implies that and implies by, मतलब कि if and only if x belongs to A and x belongs to B। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब जो मेन है वो देख लो भाई, ये जो शेडेड रीजन है ये है आपका A इंटरसेक्शन B, ठीक है। यहां पर क्या बोला, A इंटरसेक्शन B is a subset of A and A intersection B is a subset of B। वहां पर क्या होता था, A is a subset of A union B and B is a subset of A union B। बट यहां पर क्या है कि A intersection B जो होगा वो सबसेट होगा A का, और A intersection B जो होगा वो B का भी सबसेट होगा। कैसे, अपन देखते हैं। जो एग्जांपल हमने लिया था तो वहां पर आप देखो, तो भाई A intersection B कितना आ रहा था, तो A इंटरसेक्शन भी आ रहा था 3,4। अब आप देखो कि भाई 3 और 4 जो है वो A में भी आ रहे हैं, तो आप आराम से बोल सकते हो कि A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट्स A में आ रहे हैं। तो A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है A का, और उसके बाद आप बोल सकते हो A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है B का भी। तो मतलब कि जो इंटरसेक्शन होता है वो जो उनके पेरेंट सेट्स होते हैं उनका सबसेट होता है, और यूनियन जो होता है भाई उनके वो सबसेट होते हैं जिन सेट से वो मिलकर बना है, ठीक है। तो यूनियन के सबसेट्स होते हैं ए और बी, और इंटरसेक्शन जो होता है वो ए और बी का सबसेट होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये 2 मिनट पॉज करो और खुद से सोचो कि ये क्या बोल रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है ये सोचो भाई। एग्जाम्पल लेकर अगर आप देखोगे तो बहुत इजीली ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है ये कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, वो ए के बराबर होगा कब, जब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। मतलब कि ए जो है वो है 1 2 3, बी जो है वो है 1 2 3 4 5। अब आप खुद सोचो कि भाई अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इनके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो तो सारे ए में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं। तो भाई ये ऑब्वियस सी बात है ना कि यही उसके कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में आने वाले। ए इज द सबसेट ऑफ बी हमको ये बताता है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में प्रेजेंट हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है भाई कि जो भी इनमें कॉमन आएंगे वो एक्चुअल में ए के जो एलिमेंट्स है वही कॉमन आएंगे।
तो आप यहां पर बहुत आराम से बोल सकते हो कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, A जो है वो सबसेट है B का, तो A इंटरसेक्शन B जो होगा वो इनके सारे कॉमन एलिमेंट्स लेकर आएगा और वो होंगे 1 2 3 जो कि A के इक्वल होगा, जो कि A के इक्वल होगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो भाई छोटे वाले सेट के इक्वल आएगा, और अगर A जो है वो B का सबसेट है तो इनका जो यूनियन आएगा वो बड़े वाले सेट के इक्वल आएगा। तो ये बात समझकर चलना है आपको कि A और B अगर दो सेट्स हैं और हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उनका, और A जो है वो B का सबसेट है, तो भाई A के बराबर आएगा उनका इंटरसेक्शन और B के बराबर आएगा उनका यूनियन। ठीक है, अब क्या बोला भाई 1 2 3 4, A जो है वो 1 2 3 4 5 के इक्वल है, B जो है वो 1 3 9 2 12 के इक्वल है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स 1 and 3, 1 and 3, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो देख लो A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है, तो 1 और 3 के इक्वल ही आ रहा है। तो बात आपने ऐसे ही निकाल ली होगी बिना यहां पर आंसर देखे, इजी चीजें हैं ये। तो इसके बाद क्या बोल रहा है भाई 1 2 3 4 5 6 7 है A, 2 4 6 8 10 है B, और 4 6 7 8 9 10 11 है क्या अपना C। तो भाई देखो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं यहां पर। 1 जो है वो C में नहीं आ रहा है, B में भी नहीं आ रहा है, 2 जो है वो C में आ रहा है लेकिन 2 जो है वो B में आ रहा है, A में आ रहा है लेकिन C में नहीं आ रहा, हमको तीनों के कॉमन चाहिए। ठीक है, 3 जो है वो 1 में आ रहा है, B में नहीं आ रहा है, मतलब A में आ रहा है B में नहीं आ रहा है। 4 जो है वो A में आ रहा है, B में आ रहा है और C में भी आ रहा है, तो एक एलिमेंट मिला 4। 5 जो है वो A में आ रहा है बट B में नहीं आ रहा, तो एलिमेंट नहीं होगा भाई। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब वो जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, वो एलिमेंट्स जो तीनों में ही प्रेजेंट हों उनको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, इसके बाद यहां पर 5 तो आने रहा, 6 को देखो, 6 A में आ रहा है, B में आ रहा है और C में भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और 7 A में आ रहा है लेकिन B में नहीं आ रहा, तो भाई सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 4,6। ठीक है, और ऐसा अगर कुछ करना है आपको और इस तरीके से नहीं निकालना है बिना देखे भाई ऐसे देख करके कि किसमें तीन कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है, ऐसा नहीं देखना है आपको, तो आप पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B कितना है, तो वो हो जाएगा भाई 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, हाँ तो 2 लिख दो। 3 तो आ नहीं रहा है तो 4 आ रहा है, 5 आ नहीं रहा है तो 6 आ रहा है, 7 और 8 ना, तो 2 4 6। A इंटरसेक्शन B कितना आएगा? तो 2 4 6, सिर्फ तीन ही ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में आ रहे हैं, 2 4 and 6। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो C के साथ, तो आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो क्या हो जाएगा भाई 2 4 और 6 को बस देखना पड़ेगा और किसी को नहीं देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा 2 तो नहीं आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B और C कितना हो जाएगा 4,6। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो तीन सेट्स का इंटरसेक्शन। क्लियर है ये बात? क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई x इक्वल टू 2n एंड b जो है वो x इक्वल टू 3n है, देन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? तो भाई आप एक बात सोचो, 2n मतलब मल्टीपल ऑफ 2, 3n मतलब मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको ये समझना है भाई कि अगर मैं बोलता हूं 2n तो 2 का मैं लिखता हूं 2n, तो जब 1 होगा तो हो जाएगा 2, जब क्या बोलते हैं 2 होगा तो हो जाएगा 4, 3 होगा तो 6, देन जब 4 होगा तो 8, देन 10, देन 12, देन डॉट डॉट डॉट। उसके बाद मैं 3n की बात करता हूं तो हो जाएगा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो देखा जाए तो ये जो है इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, तो इनका पहला कॉमन एलिमेंट आ रहा है 6, दूसरा कॉमन एलिमेंट आ रहा है 12, तीसरा कॉमन एलिमेंट आएगा कौन सा, तो वो आएगा भाई आपका 18, और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि भाई अगर इनका कॉमन एलिमेंट निकालना है आपको, तो इनका इंटरसेक्शन निकालना है आपको, तो बेसिकली इनका जो एलसीएम होगा उसका जो टेबल होगा वही सारे एलिमेंट्स इसमें इनमें आएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, तो 6 के टेबल में आने वाले सारे एलिमेंट्स मतलब 6n जो है
वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप बोलोगे कि ए यूनियन बी जो होगा वो होगा x सच दैट x इक्वल्स टू 6n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा a यूनियन a इंटरसेक्शन b, क्योंकि दोनों में कॉमन आने वाले निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, जहां बोलोगे x इक्वल्स टू 6 मतलब x इज सच दैट x इक्वल्स टू 6n, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का एलसीएम है, और इसी के टेबल में आने वाले सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स के फॉर्म में आएंगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये दोनों ही जो थे वो इंटीजर को बिलोंग कर रहे थे, तो इनका इंटरसेक्शन अपन ने निकाला, अपन ने वैल्यूज देखी, तो क्या आ रहा था भाई 6n के इक्वल n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई 3n 4n, तो आपको ये पता है a इंटरसेक्शन b निकालना है जब भाई x जो है वो 3n के इक्वल है और x जो है वो 4n के इक्वल है, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है 12, तो बहुत इजीली आप बोल दोगे क्या कि a इंटरसेक्शन b होगा इनका जो कॉमन आने वाला x इज सच दैट x इक्वल्स टू 12n, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और 12 में n में अलग अलग वैल्यूज इंटीजर की डालते जाओ, और इस सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमें पता है 3 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आता है 12। ठीक है, 3n की बात अगर मैं करता तो यहां पर देखो 3n को, तो वो आप लिख सकते हो 3 फिर कितना आ जाएगा 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 एंड सो ऑन। मैं 4n की बात करूंगा तो ये आएगा 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20 फिर 24, यहां पर भी 3n में भी 21 और 24 आएगा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, तो कॉमन एलिमेंट्स ये आ रहे हैं भाई, सारे 12 के फैक्टर्स आगे चलते जाओ, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, ये सारे आएंगे इसमें। तो आपने बोला भाई कि a इंटरसेक्शन b जो है वो किसके इक्वल है, तो वह 12n के इक्वल है, x इक्वल टू 12n के इक्वल, जहां पर n जो इंटीजर्स को बिलोंग करता है, क्योंकि यहां पर भी जो दोनों के लिए अपन ने n लिया था वो क्या था, वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा था। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्या भाई डिसजॉइंट सेट, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऐसा अपन लोग उसका डायग्राम बनाते थे, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट का नहीं होना मतलब कि ये जो कॉमन वाला सेक्शन आता था अपना ऐसा बीच वाला, ये वाला और ये वाला, ये है ही नहीं, यहां पर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो आप क्या बोलोगे भाई कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा, जो डिसजॉइंट सेट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई के इक्वल। क्लियर है? तो इसको आपने क्या बोला, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई व्हेन a एंड b आर टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब कि उनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई। क्लियर है? If A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B equals to 7, 8, 9, 10, 11, C equals to this, then A and B are disjoint sets while A and C are intersecting sets. तो अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो भाई यहां पर 6 तक है और यहां पर 7 से लेके 11 तक है, तो भाई इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। जबकि C जो है 6, 8, 10, 12, 14, तो भाई B का 8 एलिमेंट भी आ रहा है इसमें और A का 6 भी आ रहा है, मतलब B और C भी इंटरसेक्टिंग है और A और C भी इंटरसेक्टिंग है, मतलब ये लोग डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। इनका जो इंटरसेक्शन है वो कुछ ना कुछ तो आएगा, भले एक एलिमेंट आए, लेकिन इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं आएगा। फाई नहीं आएगा मतलब कि एक एम्प्टी सेट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको, बट इन केस ऑफ A एंड B कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या भाई डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो लेट A एंड B बी टू सेट्स। तो अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है मैं आपको पहले समझा दूं अच्छे से क्या होता है, उसके बाद अपन बात करते हैं भाई। तो यहां पर अगर मैं आपको वेन डायग्राम बनाऊं, और मैं बात करूं डिफरेंस ऑफ सेट्स की,
तो मैं बोलता हूं ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मैं बोलता हूं ए माइनस बी, तो इसका मतलब होता है ए से इनका कॉमन पार्ट माइनस कर दो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो जाएगा, ये शेडेड पोर्शन जो है ये हो जाएगा ए माइनस बी। मतलब ए सेट में से बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाए, मतलब इनके कॉमन आने वाले सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बाकी बचे जो सेट रहेंगे वो कहलाएंगे, बाकी बचे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो बनाएंगे आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे, ए जो है वो है 1 2 3 4, बी जो है वो है 3 4 5 6, तो a माइनस बी, तो a के वो सारे एलिमेंट्स जो कि b में प्रेजेंट नहीं है, इनके जो इंटरसेक्शन, इनके जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको माइनस कर दो, तो बचेगा कौन सा, 1 प्रेजेंट नहीं है b में, 2 प्रेजेंट नहीं है b में, तो इनको तो लिस्ट कर दो। 3 और 4 तो प्रेजेंट है, तो ये नहीं आ पाएंगे इसमें। मतलब a माइनस बी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, कौन से, 1 और 2, क्योंकि भाई वही 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो b में प्रेजेंट नहीं है और a में प्रेजेंट है। ठीक है, और b माइनस a अगर मैं बोलूंगा तो वो कौन से हो जाएंगे भाई, 3 4 तो दोनों में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 5,6। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। और डिफरेंस कैसे लेते हैं भाई, तो a में से अगर a माइनस बी बोल रहे हो तो a में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो, और अगर आप b माइनस a बोल रहे हो तो b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दो। तो ये 2 वेज हैं भाई, मतलब 2 वेज नहीं, 2 अलग अलग सेट्स का डिफरेंस है, a माइनस बी और b माइनस ए। तो कैसे निकालोगे आप भाई, अगर a में से आप b सेट को माइनस करते हो तो a माइनस बी निकलेगा, यानी कॉमन आने वाले सारे एलिमेंट्स को आप माइनस करना है, इंटरसेक्शन को आपको माइनस करना है। और सिमिलरली b माइनस ए बोलो तो b में से उस इंटरसेक्शन को माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसको ही पढ़ लेते हैं अपन। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो क्या बोल रहा है ये, लेट a and b be two sets, the difference of a and b written as a minus b is the set of all those elements of a which do not belongs to b। तो भाई वो सारे एलिमेंट्स का सेट है a का जो b में बिलोंग नहीं करते हैं, वही चीज जो मैंने आपको बताई। और a माइनस बी क्या है भाई, a माइनस बी यहां पर देख लो, ये बिलोंग्स टू वाला जो टर्म होता है ना, ये भी समझना जरूरी है। x is such that x belongs to a and x does not belongs to b। तो यहां पर x जो है वो अगर a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो x a में आ रहा है बट b में नहीं आ रहा है। हमको वही एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, a माइनस बी अगर मैं बोलूंगा तो जो a में आएंगे बट b में नहीं आएंगे, b माइनस a बोलूंगा तो जो b में आएंगे बट a में नहीं आएंगे। ठीक है, a माइनस बी इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइज बाय x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं ये लोग। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो भाई अब इस चीज को तो अपने देख लिया, आगे क्या बोल रहा है ये भी वो भी पढ़ते हैं। तो भाई ये क्या बोला, सिमिलरली द डिफरेंस b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या होगा आप खुद बताओ मेरे को। तो b माइनस ए क्या होगा भाई, वो सारे एलिमेंट जो b में आ रहे हैं लेकिन a में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं a में। ठीक है, तो b माइनस ए क्या होगा भाई, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या भाई, ये जो है भाई a माइनस बी कौन सा है, तो ये रहा a माइनस बी आपका, b माइनस ए ये रहा आपका। बनाकर देख चुके हैं अपन लोग, इसमें क्या ध्यान दे रहे हो इतना, मतलब ध्यान देना है बट इतना क्या सोच रहे हो वाली बात ये। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, b इक्वल टू 3 5 7 9 11 13, तो a माइनस बी कितना होगा, बिना देखे बताओ जल्दी से। a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी आप बोलोगे भाई a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं आ रहे हो, तो b में कौन सा भाई, 2 नहीं आ रहा है तो 2 लिख दो, 3 आ रहा है b में तो मत लिखो, 5 आ रहा है b में तो मत लिखो, 4 नहीं आ रहा है b में तो 4 लिख दो, 6 नहीं आ रहा है तो 6 भी लिख दो, 7 आ रहा है तो मत लिखो। तो ये आ गया भाई 2 4 6। a माइनस बी क्या हो गया, 2 4 6 के इक्वल। अब b माइनस ए करना है आपको। ठीक है, तो b माइनस ए मतलब कि भाई इनके जो कॉमन एलिमेंट है वो तो अपन को दिख गए ना, कौन से आ रहे हैं, 3 5 और 7। ठीक है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 को मैंने क्यों टिक किया था, 4 तो लिखा है यहां पर मैंने। ठीक है,
तो 3, 5 और 7 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स है बी के वो लिख दो यहां पर, तो वो होगा 9, 11 एंड 13। तो इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको आप हटा दो और उसके बाद बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दो, और फिर यहां पर क्या है आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी हो या फिर b माइनस ए हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसको आप बोलते हो a डेल्टा b, और इसका मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। मतलब कि दोनों के डिफरेंस का जो यूनियन होता है उसको आप सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हो, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको, तो ये देखकर आपको समझ में आएगा कि भाई एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, ज्यादा ही बड़ा हो गया, और दूसरा सर्कल है। ये होगा a माइनस बी, ये होगा b माइनस ए। ये अगर a है ये b है तो ये वाला पोर्शन होगा a माइनस बी, ये वाला पोर्शन होगा b माइनस ए। और जो पूरा शेडेड रीजन दिख रहा है इसमें आपको, पूरा शेडेड रीजन जो रेड वाले से शेडेड है वो है आपका a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, मतलब a डेल्टा b, ठीक है। तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई अगर देखो यहां से आप लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ध्यान दो तो ये सिमेट्री बना रहा है भाई पूरी, ठीक है। मतलब कि यहां से लाइन मत भी ड्रॉ करो अगर आप, तो ये देखो कि भाई इसके इधर का जो पार्ट है और इसके इधर का जो पार्ट है वो एकदम सिमेट्री में है ना, सिमेट्रिकल है वो। तो आप बोलोगे कि ये कैसा है भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसलिए इसका नाम सिमेट्रिक डिफरेंस दे दिया। बेसिकली ये होता क्या है, तो ये a डेल्टा b है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है भाई, तो a माइनस बी और b माइनस ए के यूनियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भाई, a माइनस बी और b माइनस ए के यूनियन के इक्वल। क्लियर है ये बात? तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इससे पहले देखा जाए, चलो ठीक है इसमें कोई एग्जांपल मैं लेता हूं। a है 1 2 3 4, b है 3 4 5 6, तो a माइनस बी क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1,2, और b माइनस ए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5,6। तो a डेल्टा b क्या हो जाएगा, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का यूनियन भाई, 1 2 और 5 6 का यूनियन। तो आप लिखोगे इसको कैसे, 1,2, 5, 6। ये आ गया भाई सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। क्लियर है? करते हैं क्लियर इसको, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। तो यहां पर तो ये सारी चीजें हैं भाई, डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, लेट a एंड b बी टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज द सेट a माइनस b यूनियन b माइनस a एंड इज डिनोटेड बाय a डेल्टा b, thus a डेल्टा b इज इक्वल्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a, ठीक है। x इज सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x जो होगा वो, x जो है वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा। a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा का मतलब क्या भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जब हमने सेट बनाए थे तो a माइनस बी जब लिया था तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया था, b माइनस ए लिया था तो भी 3 4 जो कॉमन आ रहा था वो पार्ट हटा दिया था। तो इनका यूनियन भी जब लिया अपन ने तो इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को उसने कंटेन किया, लेकिन किसको नहीं किया, तो a इंटरसेक्शन b को नहीं किया। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि a डेल्टा b क्या होगा, तो वो होगा a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। इनके सारे कॉमन एलिमेंट्स को आप लिख दो, लेकिन इनके साथ, सॉरी कॉमन नहीं, इनके सारे एलिमेंट्स को आप लिख दो, लेकिन कॉमन वाले एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है भाई कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, तो वो भी देख लो आप। a 1 2 3 4 5 6 7 8 है, b है 1 3 5 6 7 8 9, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा। तो जैसे अपन लोगों ने इससे पहले वाला किया है वैसे ही आपको यहां पर करना है। तो आप बोलोगे a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो a के सारे एलिमेंट्स, सबसे पहले तो देखो कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 7 8 6 7 8, 1 and 3 1 and 3, 5 6 तो आपने पहले ले लिया है, तो 5 6 7 8 एक साथ बोल सकते थे ना अपन, हाँ ये 5 6 7 8 पूरे हैं। तो भाई a माइनस बी जब आप लोगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, तो एक बचेगा 2, एक बचेगा 4,
ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो कॉमन आ रहे हैं भाई। तो एक बचेगा 2, तो आप बोलोगे a माइनस बी में 2,4, b माइनस a लोगे आप, तो b के ऐसे एलिमेंट्स जो भाई a में नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट खाली बच रहा है, कौन सा? 9। तो यहां पर आप लिखोगे 9। तो b माइनस ए 9 है, a माइनस बी क्या है? 2,4। अब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है a डेल्टा b, तो आप इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दोगे उसमें, तो 2, 4, 9 जो है ये आ जाएगा आपका a डेल्टा b। क्लियर है ये बात? इजी है, क्लियर करते हैं इसको। तो अब क्या भाई, इलस्ट्रेशन 11 ए क्या बोला है? x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग करता है, 0 से 3 तक है ये भाई, ठीक है। और b क्या है? x बिलोंग्स टू r, ए 1 से 5 तक है। लेकिन यहां पर 1 और 5 दोनों इंक्लूडेड है, यहां पर 0 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना देन a माइनस बी x बिलोंग्स टू r, अच्छा हमें निकालना है a माइनस बी, ठीक है। वो पढ़ नहीं रहे अपन कि क्या उनका निकला हुआ है, अपन खुद करके देखते हैं भाई कि a माइनस बी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक बात सोचो आप, a है भाई 0 से 3 तक, 0 से कहां तक? 3 तक, रियल नंबर है, ठीक है। और r कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से 5 तक स्टार्ट हो जा रहा है भाई। तो यहां पर a माइनस बी आपको वो नंबर चाहिए हैं, a माइनस बी आपको वो नंबर चाहिए हैं जो कि भाई a में आए लेकिन b में ना आए। तो 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर तो b में आ रहे हैं, तो a में क्या चाहिए होगा? इनसे पहले का इंटरवल चाहिए होगा, इनसे पहले का इंटरवल चाहिए होगा। तो आप क्या लिखोगे? a इज इक्वल्स टू, अब यहां पर x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर तो है ही वो, 0 से लेके कहां तक? तो भाई 1 तो इसमें इंक्लूडेड है, और वो आपको नहीं चाहिए है। ऐसा कोई नंबर नहीं चाहिए आपको जो कि b में इंक्लूडेड हो। तो आप बोलोगे भैया 0 से लेके 1 तक, और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, वरना भाई b का एक एलिमेंट 1 आ जाएगा इसमें, हमें b के एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे भाई x बिलोंग्स टू r, 0 से लेके 1 तक। क्लियर है? अब b माइनस, ये क्या है? a माइनस बी है। अब मैं b माइनस a की बात करूं तो भाई 1 से लेके 5 तक सारे नंबर आ रहे हैं, यहां पर 1 इंक्लूडेड है, हमें a का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए। तो a कहां तक जा रहा है भाई? a 3 तक जा रहा है, और 3 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 3 आप b में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर भाई 3 से ज्यादा वाले जितने नंबर हैं, x बिलोंग्स टू r, 3 से ज्यादा वाले जितने नंबर हैं वो सारे जो होंगे वो क्या होंगे भैया? b माइनस a में इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि a वाला जो है भाई वो 0 से लेके सिर्फ 3 तक ही था, ठीक है। a वाला जो है वो 0 से लेके सिर्फ 3 तक था, 3 भी उसमें इंक्लूडेड नहीं था। तो आपने बोला भाई b माइनस a जो है वो x बिलोंग्स टू r, 3 से लेके 5 तक। क्लियर है? तो क्लियर, अब ये तो आ गया अपना। लेकिन अब क्या करना है? आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है भाई a माइनस बी यूनियन b माइनस a, मतलब कि ये क्या था आपका? a डेल्टा b। तो ये कितना हो जाएगा भाई? x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, और x किस कहां से कहां तक होगा भाई? तो वो होगा भाई या तो 0 से लेके 1 तक, और 3 से लेके 5 तक। ये हो जाएगी भाई x की रेंज। दोनों को इंक्लूड करोगे आप, a माइनस बी में 0 से 1 तक है, और b माइनस a में 3 से 5 तक है। तो यहां की दोनों ही वैल्यूज जो होंगी वो आपके सिमेट्रिक डिफरेंस में इंक्लूडेड होंगी। तो ये हो जाएगा भाई आपका a माइनस बी, ठीक है। अब भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? तो यहां पर आपको यह समझना जरूरी है भाई कि आपको ये पता ही है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मैं अगर बोलता हूं एक यूनिवर्सल सेट है भाई U 1 से लेकर 5 तक, ज्यादा बड़े नहीं बना रहे अपन, बट टेंशन लो, ठीक है। और A जो है वो कहां से कहां तक है? तो वो है 1 and 3, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे डिनोट करते हो? तो आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A
तो वो हो जाएगा ए डैश से डिनोट। ये जो डैश है ये क्या डिनोट करता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो ऊपर डैश दिख रहा है ये क्या डिनोट करता है? कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश क्या होता है? तो वो होता है बेसिकली u माइनस ए के बराबर। मतलब इस यूनिवर्सल सेट में अब 1 to 5 क्या लिखना, पूरे लिख दो इसको, 2 3 4 5। तो इस यूनिवर्सल सेट में भाई ए को छोड़कर जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब u माइनस ए जो है, ए को छोड़कर जितने एलिमेंट्स हैं तो वो कौन से हैं? 2 4 5। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको अगर मैं वेन डायग्राम में बनाने जाऊंगा तो यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होगा, ये अगर आपका ए है तो ए डैश क्या होगा? तो वो होगा ये पूरा बाहर वाला, वो सारे एलिमेंट्स जो कि यू में आ रहे हैं बट ए में नहीं आ रहे हैं, वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर है बात? इजी चीज है भाई। क्या करना है, अगर आपको यूनिवर्सल सेट पता है तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ए डैश होता है यू माइनस ए के इक्वल। ठीक है, क्लियर करें इसको। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहां पर पढ़ लेते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं ये भी पढ़ना जरूरी है भाई। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी द सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा तभी आप पे बात कर सकते हो आप। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी। ए कॉम्प्लीमेंट जो है तो सी से भी डिनोट कर सकते हो आप, जो कि यू माइनस ए के इक्वल होता है। एंड इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। ठीक है, विच आर नॉट इन ए। तो यू के सारे वो एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है, ये होते हैं भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ए डैश में क्या होता है भाई? x बिलोंग्स टू यू बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू यू सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब इसके अंदर आने वाले कोई भी एलिमेंट्स नहीं, बाकी जो भी एलिमेंट्स है यू के वो चलेंगे। x बिलोंग्स टू ए डैश इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a डैश। इसका क्या मतलब हुआ? x अगर a के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो वो a में नहीं आएगा, और अगर a में आ रहा है तो a के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, और a में नहीं आ रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन है भाई वही है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, और यूनिवर्सल सेट है ये, है ना। और क्या बोलते हैं अपना इवन नंबर जो है सारे वो ए दे दिया इनने। ए क्या दे दिया आपको? इवन नंबर। कौन कौन से? 2 4 6 अप टू इंफिनिटी। और एन क्या है? तो वो है भाई 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, सारे नेचुरल नंबर। तो अगर आपको निकालना है भाई ए डैश, तो भाई ए के सारे ऐसे, मतलब एन के सारे ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं आ रहे हैं, तो भाई यहां पर अगर सारे इवन नंबर आ रहे हैं तो नेचुरल नंबर में कौन से ऐसे नंबर बचे जो ए में नहीं आ रहे? तो भाई सारे ऑड नंबर। तो वो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। यह आ गया भाई आपका ए डैश। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो बहुत इजी से। ये चीज अपन को समझकर चलनी है भाई। अब क्या बोल रहा है ये? इफ u is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a is 1 3 5 7 9 then a dash equals to 2 4 6 8। ऑब्वियस सी बात है, u है भाई 1 से लेके 9 तक और 1 3 5 7 9 है a, तो a डैश क्या होगा? बाकी बचे सारे, तो कौन सा है? 2 4 6 8। ये बना लेगा आपका a डैश। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट की, इनके स्क्रीनशॉट भी ले लो आप जल्दी से, और सब कुछ नोट भी कर लो और लिख कर भी चलना है भाई, है ना। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं u डैश इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू u सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इज इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब हुआ? तो आप बोलो, यहां पर आप एक बात बताओ कि ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो u डैश में क्या आएगा? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना आए। ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई अगर यूनिवर्सल सेट में किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो u डैश क्या होगा? तो u डैश होगा जिसमें कोई एलिमेंट ना आए। इसलिए यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 5 होता है।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे, फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? तो फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आए, और वो सेट कौन सा होता है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, कौन सा भाई? यूनिवर्सल सेट। तो आप क्या बोलोगे भाई कि फाई डैश होता है यू और यू डैश होता है फाई के इक्वल। भाई दूसरा वाला पॉइंट ही भाई, फाई डैश क्या है? एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू फाई, मतलब वो यू के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां पर यू डैश का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये समझो, अगर u के कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है आपको, तो आप बोलोगे भैया कि जो u का कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब होता है कि x जो है वो u को बिलोंग नहीं करता। x u को बिलोंग नहीं करता है भाई, तो x जो है वो किसको बिलोंग करेगा? x कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भाई वहां पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो u को बिलोंग ना करे। u को तो सब बिलोंग करते हैं, तो आप बोलोगे x किसको बिलोंग करेगा भाई? फाई को, एक एम्प्टी सेट को। ठीक है, तो यहां पर ही हो जाएगा u डैश जो है वो क्या हो जाएगा? फाई के इक्वल। सिमिलरली अगर फाई की बात करूं मैं, फाई डैश की, तो x बिलोंग करेगा u को और x फाई को बिलोंग नहीं करेगा। फाई डैश का मतलब x फाई को बिलोंग नहीं कर रहा है, और x u को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा u। नॉर्मल से आप समझ सकते हो भाई कि ऐसे सेट का कॉम्प्लीमेंट जिसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट ना आए, और ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए डैश का डैश मतलब कि ए जो है वो कैसा है भैया? ए जो है वो कैसा है? यहां पर आप बोलोगे ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका मतलब होता है कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा x बिलोंग्स टू u सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x बिलोंग्स टू u सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट। तो x अगर ए का कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता है, तो आप बोलोगे x अगर ए के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब है x ए को बिलोंग करेगा। कोई एलिमेंट अगर किसी एक सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है तो वो उस सेट में आएगा, और कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में आ रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो भाई कि क्या है? ए डैश का डैश x बिलोंग्स टू u, यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू u एंड x बिलोंग्स टू a, बिकॉज ये जो चीज है x बिलोंग्स टू a डैश जो है वो हमें ये इंप्लाई करती है कि भाई अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश, सॉरी यहां पर लिखो, x जो है वो a डैश में नहीं आ रहा है, तो हमें ये जो है ये इंप्लाई करती है कि x जो है वो a में आएगा, क्योंकि a का कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो a में नहीं आ रहे हैं। तो और a क्या होता है? वो सारे एलिमेंट जो a डैश में नहीं आ रहे हैं। तो a डैश में अगर x नहीं आ रहा है तो भाई वो a में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से आप समझते हो कि a के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, a डैश का डैश जो होता है वो होता है a के इक्वल, क्योंकि यहां पर जो x है वो a डैश को बिलोंग नहीं करता, तो किसको बिलोंग करेगा? a को। ऑब्वियस सी बात है भाई, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? a, जैसे माइनस का माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? a के इक्वल। अब a यूनियन a डैश, तो भाई आप एक बात बताओ, ये आपने एक सेट बनाया है, ये a है, ये a डैश है, तो a डैश ये हो गया और a ये हो गया भाई। अब आप a यूनियन a डैश ले लोगे तो भाई पूरा रेक्टेंगल ही तो शेडेड हो गया। a यूनियन a डैश किया तो पूरा रेक्टेंगल शेडेड हो गया, मतलब कि किसके इक्वल आ गया? तो ये आ गया भाई यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो हमेशा याद रखना कि a यूनियन a डैश जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और a इंटरसेक्शन a डैश जो होगा, आपको पता है भाई कि ये दोनों जो है ये डिसजॉइंट सेट है। क्यों डिसजॉइंट है? a जो है ये ब्लैक वाला है और a डैश जो है वो रेड शेडेड है, तो आपको पता है भाई कि इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। और वैसे भी भाई a डैश कौन सा सेट होता है? वो उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो a में नहीं आ रहे होते, तो कॉमन आने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आप बोलोगे इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो किसके इक्वल होगा? फाई, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो आपने क्या बोला? a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू फाई। तो क्लियर करते हैं इसको भाई।
और बढ़ते हैं आगे, और यहां पर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे बढ़ने का मतलब है कि अब कंसेप्ट जो है आपके वो सारे यहां पर हो चुके हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज लेंगे आर.डी. शर्मा की, एंड देन एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और फिर इसी पैटर्न पर चलकर हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, एंड देन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हम छोड़ेंगे नहीं। इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कहीं नहीं करवाए जाते, वादा है मेरा। अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई तो कोई वीडियो मिस मत करो। अगर हो गया है और मिल नहीं पा रहा है तो magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे भाई ये पूरे के पूरा केजी से लेकर 12 तक के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लास 11 पर क्लिक करो, यहां पर क्लास 11 के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो जो वीडियोस हैं वॉच नाउ जाओ भाई, मैथ्स आर.डी. शर्मा में जाओगे तो आपको वहां पर आर.डी. एनसीईआरटी सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो मेरे जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वो अवेलेबल है, वहां पर दिख जाएंगे आपको। वीडियो पे क्लिक करोगे तो वहीं पर वीडियो प्ले हो जाएगा और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से चीजों को देखो, समझो और पढ़ते चलो भाई, और पूरे नंबर लेकर आओ, ठीक है। तो भाई इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं हम तो आप भी थोड़ा सा तो कर सकते हो ना क्या। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि यहाँ पर दिन रात बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम लगी रहती है आपके लिए वीडियोज बनाने के लिए। तो इतना तो आप भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम करेंगे इसके एक्सरसाइज को सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।